Okay, dear student, in the earlier part, we discussed about certain case studies during which we identified what kind of complaints a patient can have, what kind of difficulties he might face, and what are the probable solutions to identify the type of dysphagia itself. So हमारी पिछली डिस्कशन से अगर आप लोग रिलेट कर पाए तो वी हैव रियलाइज्ड कि डिस्फेजिया को क्लासिफाई किया जा सकता है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होंगी। फूड को क्लासिफाई किया जा सकता है कंसिस्टेंसी की बेसिस पर, इसकी बहुत सारी टाइप्स होंगी। फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो न्यूरोलॉजिकल नेचर के भी हो सकते हैं, वो ट्रोमेटिक भी हो सकते हैं, और उसके अलावा वो साइकोलॉजिकल नेचर के भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डिस्फेजिया को कॉज करते हैं। हमने ये चीज़ भी डिटरमिन कर ली कि अगर डिस्फेजिया हो या स्वॉल्विंग चैलेंजेस हो तो न्यूट्रिशनल और हाइड्रेशन के इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। और फाइनली ये कि अगर इन तमाम चीज़ों को मैनेज न किया जाए तो जहाँ पर फिज़िकल वेल बीइंग मुतासर होगी वहाँ पर साइकोलॉजिकल और सोशल वेल बीइंग भी मुतासर होगी, और नतीजा क्या होगा? आइसोलेशन, और आइसोलेशन ऑफ कोर्स इज़ नॉट गुड फॉर अ पर्सन, और उसके नतीजे में उसका लाइफ साइकिल जो है वो डेंट होने के चांसेस हैं। So let's move ahead and formally learn what dysphagia is. So dysphagia is a disorder of swallowing, rendering person unable to safely and or efficiently eat or drink. Again, इस लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन आप ढूंढें और तलाश कीजिए उसको। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान सेफ्टी भी कंप्रोमाइज कर देता है और एफिशिएंसी भी कंप्रोमाइज कर देता है। सेफ्टी से क्या मुराद है? सेफ्टी से मुराद कि जब आप स्वॉलो करते हैं, हाउ सेफ यू आर, क्या आपका फूड कंटेंट वाकई ही फूड पाइप में जा रहा है? अगर तो फूड पाइप में जा रहा है, यू आर फाइन, यू आर सेफ। लेकिन अगर फूड का कुछ एलिमेंट भी एस्पायर कर रहे हैं आप और वो आपके वोकल ट्रैक की तरफ ट्रैवल कर रहा है, दैट कैन बी वेरी हार्मफुल एंड इवन फेटल। नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर है, ये तो हो गया सेफ्टी का एलिमेंट। दूसरी चीज है एफिशिएंसी। खाना एक एक्सरसाइज है। खाना खुद ही निवाला तो आपके मुंह की घालक से नीचे नहीं उतर जाता ना, somebody has to grind it, उसको एनर्जी के साथ ग्राइंड करना पड़ता है, उसको बोलस की शक्ल देनी पड़ती है, और फिर वो इस काबिल होता है कि वो स्वॉलो किया जा सके फेरिंग से नीचे, और वो भी करना पड़ता है, निगलना भी आपको पड़ता है। और निगलने के दौरान आप देखें, आप पूरी कोशिश करते हैं और सांस रोकते हैं और फिर निवाला अंदर जाता है। अब इस तमाम प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसी जो है वो बड़ा एक क्रूशल रोल रखती है। यानी कितनी मेहनत करके आपने खाना खाया, आपने कितनी मेहनत की है खाना खाने में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, हमें खाना तो मुश्किल लगता ही नहीं है। लेकिन जरा किसी एक ऐसे शख्स से मिलो जिसके दांत नहीं है और उसको कहो कि वो खाना खा के दिखाए, सो वो एंजॉय नहीं करेगा। उसके लिए तो ये एक एक्सरसाइज बन जाएगी, वो थोड़ा सा खा के थक जाएगा। या एक वीक आदमी या जो बीमार आदमी है हॉस्पिटलाइज को खाना खा, वो कहते मैं थक गया, और नहीं खाया जाता, और नहीं खाया जाता। सो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एफिशिएंसी का बड़ा रोल है कि कितनी मेहनत करके आपने कितना खाना खाया। ये एफिशिएंसी, हम तो बहुत एफिशिएंट है, हम थोड़ी सी मेहनत से इतना ढेर सारा खाना खा लेते हैं। लेकिन हमारे जो दूसरे साथी हैं जो आर नॉट वेल एंड हैज गॉट सम कंडीशंस, उनके लिए खाना जो है वो एक बड़ी लेस एफिशिएंट एक्टिविटी बन जाती है। सो डेफिनेशन इसकी यही होगी कि स्वॉल्विंग तब डिसऑर्डर्स की शक्ल इख्तियार करेंगे जब सेफ्टी भी कंप्रोमाइज हो और एफिशिएंसी भी कम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि स्वॉल्विंग डिसऑर्डर हो गया। सो नॉर्मल स्वॉल्विंग के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया। सो लेट्स सी व्हाट नॉर्मल स्वॉल्विंग इज। सो नॉर्मल स्वॉल्विंग इज एन इननेट एबिलिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन द डेवलपिंग फीटस। ये तो स्वॉल्विंग तो एक ऐसी चीज थी जो कि हमने इनहेरिट की थी, और इनहेरिट की थी व्हाइल वी वर क्वाइट यंग। पैदाइश से पहले ही फीटल स्टेज के अंदर ही हमने ये स्वॉल्विंग वाली एबिलिटी जो थी वो अपनी बनाई हुई थी, हमें नेचर ने गिफ्ट की थी। और ये ज़रूरी इसलिए है कि न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को इंश्योर करती है। उसके अलावा एक कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एक एडल्ट जो है वो तकरीबन 580 टाइम्स जो है वो अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे होते हैं। हम बैठे बैठे, अब देखें आप अपने
अलग से थूक को निगलते जाते हैं. सो दिस हैपन अराउंड 580 टाइम्स. सो और ये अनकॉन्शियसली हम करते हैं, जानबूझ के भी नहीं करते, ये हो जाता है और ये होता रहता है बात करते करते. अब मैं बात करते करते जब रुकता हूँ मुझे स्वॉलो करना पड़ता है. द रीजन इज कि स्लाइवा अक्यूमुलेट हो जाता है और स्लाइवा को अपने अंदर लेके जाना है. सो स्वॉल्विंग इज अ 4 फेज प्रोसेस. अब आप ये याद रखिएगा, जैसे पहले स्लाइड्स पे आपको बताया था कि स्वॉल्विंग की भी फेजेस होती हैं. सो नॉर्मल स्वॉल्विंग की 4 फेजेस हैं: ओरल प्रेपरेटरी फेज, ओरल फेज, फेरिंजियल फेज और एसोफेजियल फेज. ओरल प्रेपरेटरी से क्या मुराद होगी? ये एक ऐसी फेज है जिसके अंदर फूड जो है वो ओरल कैविटी के अंदर जाता है और प्रिपेयर होता है, डिसलॉज होता है और प्रिपेयर होता है. ओरल फेज कब होगी? ओरल फेज तब होगी जब एक बोलस की शक्ल में फूड अपनी शक्ल को बना लेगा. फूड जो एक बोलस बन जाएगा, एक राउंड सी बॉल बन जाएगी और उसको पीछे पुश किया जाएगा टुवर्ड्स द फेरेंजियल वॉल. जब फूड जो है वो फेरिंग्स में से गुजरता है तो इसको कहते हैं फेरेंजियल फेज. फूड जब फेरिंग्स में से गुजरता है तो फेरेंजियल फेज, और फूड जब एसोफेगस में से गुजरता है तो उसको कहते हैं एसोफेजियल फेज. तो ये जो स्वॉल्विंग का प्रोसेस है जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जब हमने इसको ब्रेकअप करके देखा तो हमने देखा कि यार दीज आर ऑल 4 डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें ओरल प्रेपरेटरी अलहदा है, ओरल फेज अलहदा है, फेरेंजियल फेज अलहदा है, और इनमें से कोई भी फेज जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है, कोई भी फेज जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है. लिहाजा एक थेरेपिस्ट को ये बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज हमने अगला काम यही करना है कि ये ढूंढना है कि किसी शख्स को अगर स्वॉल्विंग का प्रॉब्लम है तो उसकी कौन सी फेज मुतासर है, और अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने तो फिर हम उसको मैनेज करने के भी काबिल हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल ओरल प्रेपरेटरी फेज की जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है ओरल फेज से, और ओरल फेज की डिफरेंट है फेरेंजियल फेज से, और फेरेंजियल फेज की डिफरेंट है एसोफेजियल फेज. So we need to classify the challenges faced by a person who cannot swallow. और फिर उसको जब आप swallowing या dysphagia के एलिमेंट्स के अंदर देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि इट विल बी मच ईजियर अगर हम उसको इस तरीके से ब्रेकअप करके समझें तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा और हमारी मैनेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ओरल प्रेपरेटरी फेज. ओरल प्रेपरेटरी फेज क्या है? ओरल प्रेपरेटरी फेज, it begins as the food or liquid enters the mouth, containing, manipulating and preparing the food or liquid into bolus. Chewing, mastication भी बोलते हैं इसको, occurs to grind solid bolus into manageable texture, requires coordination of lips, tongue, teeth, mandible and cheeks. Duration vary करती है and respiration जो है वो अमूमन नाक से होती है. अब इसको समझ लीजिए कि oral preparatory phase क्या है. Oral preparatory phase is the first phase of swallowing. जब तक ओरल कैविटी के अंदर फूड नहीं जाएगा स्वॉल्विंग कैसे स्टार्ट हो सकती है? तो जैसे ही कोई चीज लिक्विड हो या सॉलिड हो आपके मुंह में जाती है तो ये फेज स्टार्ट हो जाती है. इस फेज के दौरान क्या क्या होता है? मैनिपुलेशन, कंटेनमेंट होती है. सबसे पहले फूड को कंटेन किया जाता है आपकी बकल कैविटीज के दरमियान, मैनिपुलेट किया जाता है, उसको छेड़ा जाता है, उसको काटा जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है स्लाइवा, और प्रिपेयर किया जाता है उस फूड को जो कि लिक्विड या सॉलिड की मदद की शक्ल में आया था उसका एक बोलस बना लिया जाता है. बोलस फिर क्या चीज होगी? सो बोलस एक ऐसा सेल्फ कंटेन्ड मैनिपुलेटेड फूड है जो कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर आ गया था और अब वो रेडी टू स्वॉलो है. च्यूइंग, जिसको मैस्टिकेशन भी बोलते हैं, ये क्या चीज है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड बोलस को एक ऐसे टेक्सचर में तोड़ दिया जाता है कि स्वॉलोवेबल हो जाए, सॉलिड्स को इस तरीके से च्यू अप किया जाए कि स्वॉलो करने के वो काबिल हो जाए. मिसाल के तौर पर आप ये क्रिस्प्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो व्हाट डू यू डू? वो तो बड़ा क्रैकी सा होता है, तो वो अगर उसको वैसे ही स्वॉलो करने की कोशिश करेंगे वो तो गले में फंस जाएगा. अब आप क्या करते हैं? आप उसको च्यू करते हैं, न सिर्फ च्यू करके उसके साइज को छोटा करते हैं बल्कि उसको आप लुब्रिकेट भी करते हैं, और वो लुब्रिकेशन की मदद से वो इतना सॉफ्ट और नरम सा हो जाता है कि आप इजीली उसको स्वॉलो कर सकते हैं. सो ये मेस्टिकेशन का एक काम था. और इस मेस्टिकेशन के दौरान क्या क्या काम चाहिए? लिप्स का काम, टीथ का, टंग का, मैंडिबल का, चीक्स का, इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इनके अंदर से अगर कोई भी चीज खराब होगी तो आपकी च्यूइंग मुतासर हो सकती है. जस्ट इमेजिन आपके दांत में दर्द है,
आपकी च्यूइंग मुतासर होगी। जस्ट इमेजिन आपकी जबान पे छाला है, आपकी च्यूइंग मुतासर होगी। आपके जबड़े में दर्द है, आपकी चीक्स में प्रॉब्लम है। सो च्यूइंग तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये सारे के सारे आर्टिकुलेटर्स जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। अच्छा, च्यूइंग कितनी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, कितनी देर तक चबाना चाहिए, ये वेरी करता है। और इसकी वैरायटी किस चीज के साथ है कि आपने नवाला कितना लिया था, आपकी सेहत कैसी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने खाया क्या है। अब पानी है, पानी को तो च्यू नहीं करना, लेकिन अगर आपने पठान से चने ले लिए, लेके खाना शुरू कर दिए, तो फिर उसको तो च्यू करना पड़ेगा। सो ड्यूरेशन जो वेरी करती है जिस चीज को आप खा रहे हैं। और क्या सांस रुका हुआ होता है इस फेज के दौरान या चल रहा होता है? इस फेज के दौरान सांस चल रहा होता है, आप सांस ले रहे होते हैं। सो ओरल फेज के अंदर सांस कॉन्टिन्यूसली लिया जा रहा होता है, नाक से सांस जो है वो नहीं रुकता। अभी तो सिर्फ मुंह की जो चक्की है उसके अंदर एक चीज डाली गई है जो कि उसको ग्राइंड कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है, बोलस बना रहा है ताकि फूड जो है वो आगे जाए। Bolus is propelled to the back of the mouth, stripping action by the tongue, tension in the cheeks, duration 1 to 5 second, 1 to 1.5 second, और respiration normal through. दूसरी जो स्टेज है उसका नाम है ओरल फेज। ओरल फेज के अंदर क्या होता है कि वो जो फूड था वो बैक ऑफ द माउथ जो है उसको धकेल दिया जाता है, और अब फूड ने एक पाइप में से ट्रेवल करना है जो कि आगे उसकी फेरिंग्स जिसको कहते हैं, उस लिहाजा इसको बोलस को इतनी हाइट दे देनी है ताकि वो तेजी से उस जगह से गुजर जाए, गिर जाए। तो जुबान का बैक पार्ट जो है वो रेज हो जाता है और उसकी टिप पे फूड पड़ा होता है, और फिर जुबान जो है वो आगे आती है तो फूड नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है। और इसका ड्यूरेशन 1 से 1.5 सेकंड तक होती है, और इस दौरान भी आप लोग सांस ले रहे होते हैं। ये ओरल फेज है बेटे। देन वी हैव अनदर फेज जो कि फेरिंजियल फेज है, और ये फेरिंजियल फेज उस वक्त होती है जब फूड जो है वो टॉन्सिल्स तक पहुंचता है। फोशियल पिलर्स, ये जो आपके फेरिंग्स के मसल्स हैं, यहाँ तक वो पहुंचता है। अब जैसे ही यहाँ पर फूड पहुंचता है तो अब आपके इख्तियार से बात निकल जाती है। इससे पहले वाली दोनों स्टेजेस आपकी इख्तियारी थी। इख्तियारी से मुराद ये कि आपने मर्जी है तो चिप्स उठा लें, मर्जी है तो चॉकलेट उठा लें, मर्जी है तो टॉफी उठा लें, मर्जी है तो बोटी उठा लें, जो ये आपकी चॉइस थी, आपका इख्तियार था। आपने थोड़ा चबाया या ज्यादा चबाया, ये आपका इख्तियार था। लेकिन जैसे ही फूड इधर से फेरिंग्स में से गुजरता है तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है फूड। अब ये खुद चलता है आगे, फेरिंग्स की वॉल्स इसको सपोर्ट करती हैं, मैनेज करती हैं, और नतीजा ये निकलता है कि फूड जो है वो तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है टूवर्ड्स द फूड पाइप। तो ये जो फेरिंजियल स्वॉलो रिफ्लेक्स है ये ट्रिगर हो जाता है। ये एक रिफ्लेक्स है, एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है बल्कि ऑटोमेटिक है। तो ये ऑटोमेटिसिटी होती क्या है कि फेरिंजियल वॉल एंड बैक ऑफ द टंग मूव टुगेदर एंड फेरिंजियल मसल स्क्वीज टू मूव बोलस डाउन थ्रू द फेरिंग्स। सो मसल्स जो है वो स्क्वीज करके जो है ना उस फूड को पीछे की तरफ भेजते हैं। अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर ओपन्स, जो फेरिंग्स का ऊपर वाला मुंह है उसका नाम है अपर एसोफेगियल, UES, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये ओपन हो जाता है और फूड जो है वो एसोफेगस के अंदर चला जाता है। इस तमाम प्रोसेस के दौरान तकरीबन 1 सेकंड लगता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि इस वक्त आपका सांस रुक जाता है। इस 1 सेकंड के दौरान आपका सांस रुका हुआ होता है, और जब ये बोलस नीचे की तरफ ट्रांजिट कर रहा होता है तो चांसेस ये होते हैं कि फूड जो है वो आपके एयरवे या फूड पाइप की तरफ चला जाएगा। सो फेरेंजियल फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों? कि ये ऑटोमेटिक फेज है। क्यों? कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर आपने मेस्टिकेशन की थी तो वो आपकी मर्जी थी, आपने ओरल कैविटी में जो भी खाना था वो आपकी मर्जी थी। लेकिन जब फूड इस स्टेज में आ जाता है, फेरिंग्स के इस लेवल पे आ जाता है, तो अब ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा। आप उसको रोक नहीं सकते कि वो आगे ना जाए, उसने अब आगे चले ही जाना है, क्योंकि कुछ तो ग्रेविटी उसको खींच रही होती है नीचे की तरफ, और कुछ जो है वो आपके फेरेंजियल वॉल्स और बैक ऑफ द टंग मसल्स जो है वो उसको पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं ताकि वो फूड नीचे चला जाए। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज के दौरान जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वो प्रॉब्लम्स में एस्पिरेशन का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि कुछ फूड कंटेंट्स जब फेरिंग्स के अंदर से जा रहे थे तो देयर कैन बी चांसेस
कि अगर आपका सांस न रुका हुआ उस वक्त तो आप उस फूड को इनहेल कर लेंगे। भाई फूड को तो इनहेल नहीं ना करना था, हवा को इनहेल किया जाता है ना। तो अगर आप गलती से खाते खाते फूड का पार्टिकल इनहेल कर लेंगे तो वो आपके विंड पाइप में चला जाएगा और फिर आपको खांसी का एक शदीद किस्म का दौरा पड़ेगा ताकि वो फूड एक्सपेल आउट हो जाए। एक और चीज भी देख लीजिए, इसका मतलब ये हो कि खांसी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये खांसी आती करते नहीं है, खांसी आती है, खांसा जाता नहीं है, खांसी आ जाती है, बिकॉज एक रिफ्लेक्स है। जैसे कि छींक आ जाती है, छींक मारी नहीं जाती, इट हैपन्स, ये ऑटोमेटिक है। और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स जो कि नेचर हमें प्रोटेक्ट देखना चाहती है, उसने उसने हमारे लिए ये सारी चीजें जो हैं वो इस तरीके से डिजाइन की हैं। So far we have talked about oral preparatory and pharyngeal phase. These are the three stages that we talked about. And if अगर हम इसको और अच्छा समझना चाहते हैं तो आई वुड लाइक कि आप फिजियोलॉजी ऑफ स्वॉल्विंग को एक दफा फिर दोबारा से देखिए एंड ट्राई टू रिलेट व्हाट वी जस्ट स्टडी।